हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर। और आज हम लोग जो है अपने चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ अर्थ मैग्नेटिज्म। आज हम लोग जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे और एक अर्थ जो है वो क्यों जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके डिफरेंट कॉजेज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। हर बार बोर्ड के एग्जाम में इससे जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है ज़रूर आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका डेवलप करेगा कि एक मैग्नेट को हमेशा हैंग करने पर वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जा करके क्यों रख जाता है। दैट्स मीन हम एक मैग्नेट का यूज डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में क्यों करते हैं। इसकी बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी जो है थोड़ी बहुत करी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे और ढेर सारी बात करेंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिज्म, दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे अर्थ के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है और कैसे ये बिहेव करता है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, ठीक है, गिलबर्ट, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। और विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले जो है इसको जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने सबसे पहले बताया कि अर्थ के कोर में या अर्थ के अंदर जो है एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट रखा हुआ है, जिसकी वजह से जब आप किसी भी मैग्नेट को, मान लीजिए ये आपके पास एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, तो जब आप इसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो जब फ्रीली इसको सस्पेंड करते हैं तो कुछ देर के बाद आप इसे देखते हैं कि ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर के रुक जाता है। और हमको बहुत आश्चर्य होता है कि जितनी बार इसको हम थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके छोड़ते हैं या कहीं पर भी ले जा करके छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है तो इसका एक सिरा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सिरा जो है वो साउथ डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही कि ये जो है बहुत ही बेसिक सा नेचर इसका देखा गया और इस बेसिक से नेचर की हेल्प से जो है चाइनीज़ लोगों ने सबसे पहले जो है मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार किया। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक कंपास ने पूरी दुनिया को बदल दिया। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास के बारे में ये कहा जाता है कि अगर मैग्नेटिक कंपास नहीं होता तो शायद जो है आज जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आप जानते हैं आप उसको नहीं जान पाते, आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, या जो ट्रेड होता है उसको आप नहीं कर पाते, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन में जाना होता हम दूसरे डायरेक्शन में चले जाते। तो बेसिकली जो है मैग्नेट ने बहुत सारी हेल्प हमारी करी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ पर डायरेक्शन को निकालने के काम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको विलियम गिलबर्ट ने बताया और इसके साथ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इसमें एसोसिएटेड रहे। तो मैं उन साइंटिस्ट के बारे में आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस आप इतना जानते रहिए कि अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने बताया। उन्होंने कहा कि अर्थ के कोर में जो है एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट रखा हुआ है, या अर्थ के अंदर जो है एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट है जो किसी एक मैग्नेटिक निडल को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में सिचुएटेड कर देता है, या इस तरह से कह सकते हैं उसे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या कर देता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में स्टैब्लिश कर देता है। ठीक है, तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा अर्थ को देखते हैं। तो हमारा जो अर्थ है ये कंप्लीटली जो है सर्कुलर नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है, स्फेरिकल शेप में है। कैसा है बेटा, स्फेरिकल शेप में है ये, और ये अपनी एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता रहता है। अगर आप सोलर सिस्टम को देखें तो ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो क्या करता रहता है, रिवोल्यूशन करता रहता है और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा होता है। ठीक है, और इस रोटेशन की वजह से आप जानते हैं कि दिन और रात होते हैं, और इस दिन रात की वजह से जानते हैं कि जो अलग अलग मौसम होते हैं, अलग अलग जो सिचुएशंस हैं वो क्रिएट होती हैं। तो ये हमारे पास जो एक एक्सिस है, ये हमारे पास अर्थ है। इस अर्थ पे दो लाइनें होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूड, दूसरी होती है लैटिट्यूड। ठीक है, इसके बारे में शायद आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो ऊपर की डायरेक्शन होती है इसे हम नॉर्थ कहते हैं और जो नीचे की डायरेक्शन होती है इसे हम साउथ कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर मैं कुछ इस तरह की लाइनें क्या करूँ, ड्रॉ करूँ, ध्यान से समझिएगा, इस तरह की लाइनें मैं क्या करूँ, कुछ ड्रॉ करूँ, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इसको हम, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और अगर मैं कुछ इस तरह की लाइनें ड्रॉ करूँ लाइक दैट, इस तरह की लाइनें अगर मैं कुछ ड्रॉ करूं, दिस इज नोन एज द, क्या कहते हैं इसे हम, लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये वाली लाइनें जो होती हैं इसे हम कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं किसी भी अर्थ सरफेस के वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो इसके पैरेलल होती हैं वो लाइनें क्या कहलाती हैं, दिस इज द लैटिट्यूड।
अब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहाँ पर कट करती हैं या जिस पोजीशन पे कट करती हैं उसका एक कोऑर्डिनेट होता है। जितने भी गूगल मैप या जो भी आप देखते हैं यूज़ करते हैं ये सभी इसी कोऑर्डिनेट्स पे ही काम करते हैं कि इसका एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बन रहा है और वाई एक्सिस पे कितना एंगल बन रहा है, या इस पॉइंट की हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट की ये लोकेशन है। फिलहाल ये उसका पार्ट नहीं है, हमें बस यहाँ पे ये चीज़ देखनी है। तो मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ की सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, और अर्थ जो है ये मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया, तो मैं रेंज कर दे रहा हूँ, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे, ये जो एक्सिस है दिस इज द एक्सिस, ये क्या है एक्सिस, इसको मैं थोड़ा डार्क बना दे रहा हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से दिखे आपको। ये डार्क मैंने थोड़ा सा बनाया है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना। तो ये अपनी एक्सिस पे जो है वेस्ट टू ईस्ट क्या करता है, घूमता रहता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, ध्यान से समझना। पश्चिम से पूर्व की तरफ ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूम रहा है। इसी वजह से जो सन का राइज होता है वो किस डायरेक्शन में हमको दिखता है, वो हमें पूरब दिशा में दिखता है, वो हमें जो है हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में दिखता है, हमेशा जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में हमें दिखता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये जो हमारा अर्थ है वो जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रहा है सन के चारों तरफ, अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रहा है, उसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको हम, दिस इज नोन एज द ग्राफिकल एक्सिस। क्या कहते हैं इसे हम, जियोग्राफिकल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो अगर जियोग्राफिकल एक्सिस है ये, तो ये जो नॉर्थ होगा इसे हम कहेंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ, और जो ये साउथ होगा इसे हम कहेंगे जियोग्राफिकल साउथ। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये क्या है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया आपका बेटा, जियोग्राफिकल साउथ हो गया। सो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ, ठीक है। और ये जो एक्सिस इससे पास हो रही है, ये एक्सिस क्या है आपका, दिस एक्सिस इज नोन एज द जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। लेकिन जब हम मैग्नेट को हैंग करते हैं, जब हम मैग्नेट को रखते हैं, तो हम देखते हैं वो सीधा जाकर के बिल्कुल से ऐसे नहीं रुकता। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बिल्कुल से ऐसे नहीं रुकता। हम देखते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो जो ये आपके पास एक्सिस होती है, नेचुरल एक्सिस, जो जियोग्राफिकल एक्सिस है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ है, तो मैग्नेट को जब हम हैंग करते हैं तो मैग्नेट बिल्कुल से ऐसे जा करके नहीं रुकता, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। ये मैग्नेट है, मान लीजिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन साउथ को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो है साउथ है और ये नॉर्थ है। तो हम देखते हैं कि ये मैग्नेट जो है कुछ इस तरह से जाकर के क्या हो गया, अपनी जगह पर रुक गया, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो है 11.3 डिग्री, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास नेचुरल जियोग्राफिकल एक्सिस है उसके साथ 11.3 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैग्नेट जाकर के इक्विलिब्रियम स्टेट में जाकर के रुक जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब कि जैसे हमने उसको हैंग किया तो वो जाते हिलते डुलते बिल्कुल से रुक गया। तो रुक गया तो हम जब इसके बीच में एंगल मेजर करते हैं तो ये एंगल होता है 11.3 डिग्री, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट है, क्योंकि ये एक बिल्कुल से डाइपोल की तरह काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक बिल्कुल से डाइपोल की तरह काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि डाइपोल जो होता है इट इज़ बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये जो बार मैग्नेट आपके पास रखा हुआ है जिसको आपने हैंग किया है, अगर मान लें कि ये अर्थ के कोर में रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जैसे मैं ये अर्थ एज्यूम कर लूँ कि मान लीजिए ये क्या है, ये अर्थ है, और क्योंकि जब हम मैग्नेट को रखते हैं तो उस डायरेक्शन में वो हैंग होता है, तो मैग्नेट कुछ इस तरह से रखा हुआ है ये, ठीक है। और ये इसकी नेचुरल एक्सिस है, नेचुरल एक्सिस या जियोग्राफिकल एक्सिस इसे कह सकते हैं। तो ये जो मैग्नेट अर्थ के कोर में, अगर हम एज्यूम कर लें कि अर्थ के कोर में कुछ इस तरह से मैग्नेट रखा हुआ है, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपने साथ पैरेलल में अलाइन करेगा, है ना। ये बात समझिए आप मेरी बात से। तो जब इसको हम हैंग करते हैं तो बिल्कुल से इस तरह से हैंग हो जाता है। और अगर इस पर हम एक एक्सिस बना दें, इस मैग्नेट को इसके सेंटर से पास होते हुए एक एक्सिस इस तरह से बना दें, तो इस तरह की एक्सिस को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा इसको, मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 11.3 डिग्री, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो मैं इसी फिगर में जो है मैग्नेटिक एक्सिस भी बना देता हूँ। तो मान लीजिए ये जो है आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है, दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ये जो है क्या है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, दिस इज नोन एज द, जिसको तो हमने जियोग्राफिकल एक्सिस कहा। ये जो एक्सिस है इसे हमने क्या कहा, जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। और इसको हमने क्या कहा, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहा हमने, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये जियोग्राफिकल साउथ है,
जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा या मैग्नेटिक साउथ होगा ये बिल्कुल से इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ के पास होगा आपका मैग्नेटिक साउथ, है ना, मैग्नेटिक साउथ। और जो आपके पास इधर वाली एक्सिस जो होगी जियोग्राफिकल साउथ के पास जो एक्सिस होगी वो क्या होगा आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना होता है 11.3 डिग्री। ठीक है, आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ के बीच में ही क्या होगा जो है मेजरमेंट करेगा। तो जब हम एक मैग्नेटिक निडल लेते हैं, मैग्नेटिक निडल बहुत सेंसिटिव होती है, उसे आप अगर आप रखें तो हम देखते हैं कि वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आकर के रुक जाती है। उसका एक सिरा नॉर्थ की तरफ, एक सिरा साउथ की तरफ, वो आकर के रुक जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मैग्नेटिक निडल रुकती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ध्यान से मेरी बात समझना, मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ जिनके बीच का एंगल डिफरेंस कितना है 11.3 डिग्री। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ की जो लोकेशन आ रही है अगर उसमें से हम लोग 11.3 डिग्री को माइनस कर दें तो हम लोगों को जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ की डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब शायद आपने एक कहानी सुनी होगी कि वास्को डी गामा जो था वो अमेरिका की खोज में निकला था, लेकिन गलती से वो कहाँ पहुँच गया, भारत में पहुँच गया। तो उसके पीछे रीज़न आपको नहीं पता होगा, तो रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका रीज़न क्या था कि उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि जो ये मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट के बीच का जो एंगल है वो 11.3 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने जो है उन्होंने इसी डिफ्लेक्शन की वजह से उनका डायरेक्शन चेंज हो गया और उनकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कहाँ पहुँच गए, वो अमेरिका पहुँच गए। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे आप। सो दिस इज़ द जियोग्राफिकल एक्सिस और इसके जियोग्राफिकल नॉर्थ है ये और ये जियोग्राफिकल साउथ है। और जो आपके पास जो मैग्नेट का अर्थ के अंदर अगर आप एक मैग्नेट एज्यूम कर लें तो उस मैग्नेट से पास होने वाली जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक एक्सिस होगी। और जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आपका मैग्नेटिक साउथ होगा और जियोग्राफिकल साउथ की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई होप आ गई होगी। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन इनके बीच में होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज़ें हम बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं तो उसके लिए फिजिक्स में एक टर्म हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं उसे हम, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। सो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में क्या करते हैं हम लोग, दिस इज द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को या उसके मैग्नेटिज्म को हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग, या एक पार्ट कह सकते हैं फिजिक्स का है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जिसको हम कहते हैं मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है बेटा प्लेन। मेरिडियन का मतलब क्या होता है, प्लेन, राइट, ध्यान में रखना है। मेरिडियन का मतलब क्या होता है, प्लेन। अब मान लीजिए एक कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है। तो ये व्यक्ति जो है अपने साथ एक वर्टिकल प्लेन कंसीडर करे जो जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ पास हो रही हो। ऐसे प्लेन को या ऐसे मेरिडियन को हम लोग क्या कहेंगे, वी कॉल दैट द जियोग्राफिकल मेरिडियन। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक व्यक्ति है वो यहाँ पर खड़ा है और वो अपनी लोकेशन बताना चाहता है कि हमारी लोकेशन क्या है, या मैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे अफेक्टेड हो रहा हूँ, या कितना मैग्नेटिक फील्ड मेरे ऊपर काम कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए इसने एक प्लेन कंसीडर किया और ये प्लेन कैसा होगा, वर्टिकल प्लेन होगा, जो अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, वर्टिकल। देखो अर्थ का सरफेस ऐसे हो गया, अब इसका वर्टिकल क्या हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है एक प्लेन कंसीडर कर ले जो इसके जियोग्राफिकल एक्सिस से होकर के पास हो रही हो। तो ऐसे एक्सिस को या ऐसे प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दैट जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है बेटा। सो दिस इज द प्लेन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। This is the plane at the surface of earth in vertical direction, है ना, which is passing through, ठीक है। मतलब इसका जो प्लेन है वो कहाँ से पास होना चाहिए, which is passing through
जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, जो कहाँ से पास होना चाहिए, जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊँ तो ये हमारा अर्थ हो गया, ये जियोग्राफिकल एक्सिस हो गया, ये व्यक्ति की लोकेशन होगी। अब मुझे एक प्लेन बनाना है जो इससे पास हो, तो मैंने एक प्लेन कंसीडर किया, देखिए ध्यान से समझिए, मैंने एक प्लेन कंसीडर किया, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो एक्सिस है इस प्लेन के क्या है, इस प्लेन से पास हो रही है ना, और ये एक्सिस इस प्लेन के हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ध्यान में रखना है, हम लोगों ने एक प्लेन कंसीडर किया जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस इज ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या कहते हैं बेटा उसको, जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब सेम टर्म जो है हम लोग यूज़ करेंगे, सेम टर्म हम लोग यूज़ करेंगे मैग्नेटिक एक्सिस के लिए। एक ऐसा प्लेन जो इसके मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है, एक ऐसा प्लेन जो इसके मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी डिफिनेशन लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूं, वी कैन राइट दैट मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस ऑफ द अर्थ surface is the vertical plane at that plane passing through the magnetic axis। मतलब हमने एक वर्टिकल प्लेन कंसीडर किया, कहाँ पर, किसी अर्थ के सरफेस पर, किसी एक पोजीशन पर, किसी एक लोकेशन पर, जो कि उसके कहाँ से पास हो रहा है, उसके मैग्नेटिक मेरिडियन से पास हो रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का नेचुरल एक्सिस हो जाएगा। देखो ये तो हो गया आपका जियोग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस आपकी ये है, ठीक है। अब मान लो ये व्यक्ति यहाँ पे था, ये व्यक्ति यहाँ पे था, तो अब मुझे क्या करना है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन कंसीडर करना है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कंसीडर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक प्लेन कंसीडर करूँगा, जो प्लेन कुछ इस तरह से क्या होगा, पास होगा, और ये अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसकी एक्सिस जो है इसके बीचों बीच से पास होगी, और वो हमेशा सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक मेरिडियन, एक ऐसा प्लेन जो अर्थ के सरफेस पे परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो, और वो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ क्या हो रहा हो, पास आउट हो रहा हो। तो ऐसे मेरिडियन को या ऐसे प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मान लीजिए ये व्यक्ति है, अब इसके लिए मैं क्या करूं, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए बनाऊं। तो देखो आप, अगर मैं यहाँ पे इसके लिए जियोग्राफिकल मेरिडियन कंसीडर करूँ, तो जियोग्राफिकल मेरिडियन जो होगा कुछ इस तरह से होगा, ध्यान से समझिएगा, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये आपका हो गया एक ऐसा प्लेन जो इसके एक्सिस से पास हो रहा है। अब दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन कंसीडर करना पड़ेगा जो इससे पास हो। तो देखो आप, ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन थोड़ी सी रेज कर दूँ, ये वाली लाइन देखो आप, दिस वन, ये तो रहेगा ही आपका पूरा, ठीक है, ये पूरा बन गया, और ये पूरा बन गया, और ये पूरा, ठीक है। तो ये तो पीछे की तरफ ढक जाएगा, तो ये कुछ प्लेन इस तरह से बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर मैं इसको रेज कर दूं तो आपको सही से दिखेगा। सही से कैसे दिखेगा, देखो ये तो हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है। देखो ये मैग्नेटिक एक्सिस से क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना, ये मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है। और ये वाला जो प्लेन है, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द, किससे पास हो रहा है, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन से पास हो रहा है। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो किसी भी एक लोकेशन के लिए जियोग्राफिकल मेरिडियन, मतलब आपको जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ एक प्लेन कंसीडर करना है, राइट, तो वो क्या कहलाएगा, जियोग्राफिकल प्लेन या जियोग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। ऐसे ही आप मैग्नेटिक एक्सिस के साथ देख लें, तो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ एक जो है आपका प्लेन कंसीडर होगा, जिसे आप क्या कहेंगे, वी कॉल दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन है, इनके बीच में जो एंगल होता है, जो एंगल बनता है, उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ध्यान से समझिए मेरी बात। अब हम लोग बात कर रहे हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ध्यान से समझिएगा। सो दिस इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन
एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल कहलाता है वो क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई जो एक प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे साथ जो जियोग्राफिकल वाला जो प्लेन है और जो मैग्नेटिक वाला प्लेन है ये हमारे साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हमें एक अंतर पता चल जाएगा, तो उससे हम उस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो देखो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला प्लेन तो आपका हो गया क्या, ये वाला प्लेन हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हमें किसी एक लोकेशन पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर पता चल जाए तो हम ये बात कर सकते हैं कि हमसे मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिफरेंस है, या कितना मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, या वहाँ पर कितना जो है वो क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ से समझ में आती है कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है, इफ़ अ मैग्नेट टेस्ट टू मूव फ्री देन इन द मैग्नेटिक एक्सिस। तो एक बात यहाँ से समझ में आती है कि ये तो आपकी हो गई मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो गया आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन, इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। अब जब किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा वो जाकर के मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में ही जाकर के रुकता है, मतलब उसकी जो एक्सिस होगी वो हमेशा मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ वाली एक्सिस के क्या होगी, एलोंग होगी, ठीक है। और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो मैंने आपको बताया था 11.3 डिग्री का जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। अब अगली बात हम लोग करेंगे दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की तो बात हमने कर ली है, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ में हमारे आती है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसकी जो वैल्यू होती है, ये थोड़ी वैल्यू आप याद कर लेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है इट इज लाइज बिटवीन 18 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है। हमेशा थीटा की वैल्यू 0 से, यहाँ पे एक पर लगा दीजिए आप, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर के थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री तक क्या करेगा, इनके बीच में क्या करेगा, लाइन करेगा। तो ये बात थोड़ी सी आप जानते रहेंगे, ठीक है। अब आगे हम अगला एलिमेंट बात करते हैं, अगले एलिमेंट की बात करते हैं जिसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप। अब ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये सभी मैग्नेटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स में क्या क्या टर्म्स आ जाते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैग्नेटिक एलिमेंट, अब इसको मैग्नेटिक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इनकी जानकारी हो तो हम किसी भी पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अगर उसकी स्ट्रेंथ पता चल गई तो उस पर लगने वाले फोर्स को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक एलिमेंट, तो मैग्नेटिक एलिमेंट में तो सबसे पहला तो हमने डिस्कस कर लिया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। दूसरा अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार। एंगल ऑफ डिप को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी इसको हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप का क्या मतलब होता है। थर्ड जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट। तो अगर ये 3 पॉइंट्स हमें पता चल जाएं, 3 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चल जाएं, तो हम आसानी से किसी भी मैग्नेट को स्टडी कर सकते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं। हर एक पॉइंट का एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने जहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख लिया और हमने डिस्कस किया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेसिकली जो है वो क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल है, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 18 एंगल के बीच में क्या होगी, लाई करेगी। अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ डिप की। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, तो एंगल ऑफ डिप की बात समझने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा एक एनालॉजी लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर हम इस अर्थ के सरफेस पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर कर लें, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वर्टिकल लाइंस है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ध्यान से समझिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और इस जो वर्टिकल जो लाइन होगी, जो वर्टिकल लाइन होगी, इसके लॉन्ग क्या होगा, आपका जियोग्राफिकल एक्सिस होगी। क्या होगी बेटा, जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। मतलब इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वर्टिकल जो होगा, वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो किसकी डायरेक्शन है, वो जियोग्राफिकल एक्सिस की डायरेक्शन है। अच्छा, जब आपने किसी एक मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे प्लेस किया तो हम देखते हैं कि वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है और डिफ्लेक्ट होकर के वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन में आकर रुक जाती है। मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन ये है, दिस वन, ठीक है। दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक
मैग्नेटिक एक्सिस, तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा, क्योंकि इसके नेचुरल मैग्नेटिक डायरेक्शन से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। तो ये तो आपकी हो गई मैग्नेटिक। अब व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। सो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड कितना ऊपर या कितना नीचे है, इससे हमें इसके बारे में पता चल जाती है। सो हाउ कैन वी से दैट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस, आप नोट कर सकते हैं, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द निडल इन इक्विलिब्रियम इनसाइड द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ये आपके पास डेल है, H जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट, और जो मैग्नेटिक एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक एक्सिस जो एंगल बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। और इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलती है कि अर्थ सरफेस से कितने एंगल के साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी आउट हो रहा है, ठीक है। अब इसके मैग्नेटिक कंपोनेंट को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू को निकालने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ऐसे काम कर रही है, इसको बी नॉट मान लीजिए आप, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे अगर ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट था आपके पास, ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे था, और मैग्नेटिक निडल को आपने ऐसे प्लेस किया है, ठीक है, ये मैग्नेटिक निडल है, राइट, और ये मैग्नेटिक एक्सिस थी आपकी, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस थी। तो बेटा एक बात यहाँ से समझ में आती है कि अगर ये टेंस से इधर की तरफ, तो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है किसी इसी के अलॉन्ग तो काम कर रहा होगा ये, दैट इज, इसको आप मान लो बी नॉट, मतलब जो इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है उससे ये अफेक्ट हो रहा है आपका जो मैग्नेटिक निडल है, तो इसकी इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में तो काम कर रहा होगा, मतलब कि जो आपके पास एक मैग्नेट है ये इसके अलॉन्ग होना चाहता है, तो अलॉन्ग होगा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में काम करेगी। अब अगर ये बी नॉट है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर इसे हम बी एच कहते हैं तो ये हो जाएगा बी नॉट कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी बी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी बी नॉट साइन थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा वी बी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी नॉट साइन थीटा अपॉन, अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, ये थीटा नहीं है, ये डेल है ना, क्योंकि ये एंगल क्या है, डेल है, तो ये डेल होगा, राइट, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप है, ठीक है। तो बी एच इज इक्वल टू बी नॉट कॉस डेल, और इसी तरीके से हम यहाँ निकाल सकते हैं साइन बी नॉट साइन डेल, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप, क्योंकि हम एंगल ऑफ डिप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से बी नॉट कॉस डेल, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, देखिए यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ से क्या आ गया, टैन डेल, ठीक है। हमें डेल की वैल्यू निकालनी है, तो डेल की वैल्यू निकालने के लिए एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू टैन इनवर्स, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास डेल इज इक्वल टू टैन इनवर्स हाउ मच, दिस विल बी vertical component of the earth magnetic field to the horizontal component of the electric field, magnetic field। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ का क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। हमें इतनी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, पढ़नी होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने डिस्कस किया, बी नॉट कॉस डेल, ठीक है, जहाँ पे डेल क्या है, डेल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। एक बार फिर से मैं ब्रीफ में सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, वो किसकी वजह से होता है, इसको सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने बताया। उन्होंने कहा कि अर्थ के कोर में या अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे मॉडिफिकेशन हुआ और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी हमने रिसर्च करनी स्टार्ट करी। तो हमने देखा कि जब किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो जियोग्राफिकल एक्सिस के अलॉन्ग नहीं रुकता है, वो थोड़ा सा उससे एंगल बनाते हुए 11.3 का एंगल बनाते हुए जाकर के रुक जाता है। तो उस मैग्नेट के रुकने की डायरेक्शन में हमने एक एक्सिस एज्यूम किया, जिसका नाम हमने दिया, क्या नाम दिया, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक एक्सिस। क्या नाम दिया, मैग्नेटिक एक्सिस। अब कोई एक व्यक्ति है जिसकी लोकेशन निकालनी है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, एक प्लेन, एक वर्टिकली प्लेन कंसीडर करता है अर्थ के सरफेस पे, जो जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ पास हो रहा है। इस वजह से उस प्लेन को हम कहते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। सिमिलरली अगर हम लोग जो है
मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को कंसीडर कर लें तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल सस्पेंड होता है उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। व्हाट वी कॉल दैट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एंगल ऑफ डिप की बात की, तो हमने कहा कि अगर अर्थ के सरफेस पे एक प्लेन कंसीडर कर लिया जाए और उसके कंपोनेंट बना दिया जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन में तो कौन काम करेगा, जियोग्राफिकल एक्सिस काम करेगा। लेकिन जब हम किसी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, आकर के अपनी सिचुएशन में रुक जाता है। तो हम देखते हैं कि उसका एक सिरा नॉर्थ की तरफ, जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, दूसरा सिरा जियोग्राफिकल साउथ की तरफ। अब अगर उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड हम निकालें तो उसे हम बी नॉट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लोग निकालें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी एच और वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी वी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है मैग्नेट की, इस अर्थ की, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। सो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एंड द मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं इसे, हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। और इसकी हेल्प से हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड किया, बी एच इज इक्वल टू बी नॉट कॉस डेल, और इसी के साथ हमने ये फाइंड कर लिया कि इन दोनों का रेशियो निकालने पर tan डेल आ गया। तो यहाँ से हमने एंगल ऑफ डिप भी कैलकुलेट कर लिया, डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स बी वी अपॉन बी एच, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतनी सारी बातें हम लोगों ने करी है। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आखिर होता कैसे है। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ के कोर में जो मोल्टेन मैग्मा है ना, वो आयंस के फॉर्म में है, और आप जानते हैं कि जब आयंस गर्म किए जाते हैं या फिर जब मेटल्स को गर्म किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने लगते हैं, और उस रिवोल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्यूरी ने कहा कि अगर हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, लॉस्ट कर देगा। इसका मतलब अर्थ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, पहला रीज़न। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि हमारे हिमालय में जो है कुछ मैग्नेटाइट नाम का सब्सटेंस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट जो होते हैं वो मैग्नेटाइट सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जो ये आपके हिमालय के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी कुछ देखी गई है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन है जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी है, और ऑस्ट्रेलिया हमारे जो है साउथ डायरेक्शन में है, तो इसलिए ऐसा होता है, साउथ जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी एनालॉजीज, कुछ एनालॉजीज तो ऐसी दी गई कि उन्होंने कहा कि आयनोस्फीयर जो होता है, आयनोस्फीयर में आयंस होते हैं, और वो आयंस जो है बादल के फॉर्म में या क्लाउड्स के फॉर्म में मूव कर रहे हैं, और जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से बहुत सारी थ्योरी जो है मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी वैलिडेट या कह सकते हैं एक्यूरेट थ्योरी नहीं है जो एग्जैक्टली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और ये चैप्टर क्योंकि आपकी लाइफ से जुड़ा है तो आप लोग छोटे छोटे मैग्नेट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और टॉपिक्स जुड़े हुए थे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसमें हम करते थे, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया है आपके, तो इसलिए उसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम बस वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 5 मैटर एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी ग्रुप में, तो आप उसे स्टडी करते रहें। नेक्स्ट टर्म से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।